हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 और उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले एल्केन। और एल्केन का हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। बहुत आसान होता है ये टॉपिक पढ़ना, बस एक एक रिएक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से मैकेनिज्म के साथ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन सभी के सभी बनेगा, गारंटी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए कैसे होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके लिए यहां से आपको कुछ कैटलिस्ट लेना पड़ता है। तो बच्चों, जब आप किसी एल्कीन या एल्काइन का करोगे हाइड्रोजनेशन, तो कैटलिस्ट के रूप में या तो आप निकल ले सकते हो, या फिर आप प्लेटिनम ले सकते हो, या फिर आप प्लेटिनम ले सकते हो। इसको हम लोग याद रखते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। या फिर हम लोग यहां पे रख सकते हैं, इसके केस में ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप लोग रख सकते हो रेने निकेल। रेने निकेल निकेल का ही फॉर्म है, वो बनाया गया है रेने के द्वारा। अलग अलग प्रकार का एक निकेल बनाया जाता है रेने के द्वारा, तो नाम दिया गया है रेने निकेल। या फिर इसको हम लोग एक और ले सकते हैं, एक होता है PTO2, और इस PTO2 को हम लोग यहां पे कहते हैं एडम्स कैटलिस्ट। ये PTO2 को कहा जाता है एडम्स कैटलिस्ट। ये सब में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन स्टार्ट करता हूं। यहां पे देखोगे जैसे कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे H2 गैस के साथ रिएक्शन दिया हुआ है। H2 होता है यहां पे गैसेस फॉर्म में, और कैटलिस्ट के रूप में अगर मान लो कि हमने यहां पे इस्तेमाल किया निकेल। बच्चों, जब आप NCERT पढ़ोगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि निकेल कैटलिस्ट रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। निकेल कैटलिस्ट जब लेते हैं तो यहां पे लगभग 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है रिएक्शन, यानी कि हमने 250 डिग्री सेल्सियस ले लिया यहां पे टेम्परेचर। अब सुनो, H2 गैस है, एक H2 मॉलिक्यूल में कितने H एटम है? 2। तो आप क्या करना, यहां पे करना सिन एडिशन। कौन सा एडिशन? सिन एडिशन करना, यानी कि दो जो यहां पे हाइड्रोजन है उसमें से एक H यहां, एक H यहां, एक एक H हम लोग सेम साइड से ऐड कर देंगे, और जितने कार्बन का यहां पे एल्कीन होगा उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा। यानी कि बच्चों, आप देख सकते हो इथीन से आपने यहां पे फॉर्मेशन क्या कर दिया? इथेन। कार्बन यहां पे ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, इस तरीके से। या फिर यहां पे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों, जब यहां पे 1 पाई बॉन्ड था यानी एल्कीन था, आपने एक H2 के साथ रिएक्शन करवाया, क्योंकि 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है तो यहां पे कितना H2 लेना पड़ेगा? 2 H2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। और अगर आप यहां पे रखते हो निकेल कैटलिस्ट, तो आप देखोगे NCERT को पढ़ करके लिखा होगा साफ साफ कि निकेल कैटलिस्ट रिक्वायर हायर टेम्परेचर, जबकि प्लेटिनम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में, प्लेटिनम यानी कि PT या प्लेटिनम PD, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाता है रूम टेम्परेचर पे ही। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो यहां पे हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों, इस बार यहां पे 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4, तो 2 H यहां जोड़ना है, 2 H यहां जोड़ना है। एक एक H पहले से था, 2 2 H आपने और जोड़ दिया, यानी कि इसके भी केस में हम लोग जो कहते हैं कि फॉर्मेशन जो हुआ इथेन, किससे? इथाइन से। इस तरीके से आप लोग इथीन से इथेन और इथाइन से इथेन बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक बात, निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपको बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्लेटिनम और प्लेटिनम जब लेते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाता है। और पता है बच्चों, जब हम लोग यहाँ पे निकेल कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, इस रिएक्शन का नाम जो यहाँ पे होता है, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं सेवेटियर सेंडरसन। सेवेटियर सेंडरसन्स रिडक्शन। जब निकेल होगा तभी कहेंगे, निकेल कैटलिस्ट के अलावा कुछ होगा तब नहीं कहेंगे। तो बच्चों, एक H यहां जोड़ा, एक H यहां जोड़ा, इसमें 2 H यहां जोड़ा, 2 H यहां जोड़ा, यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए 2 H2 मॉलिक्यूल लिया है, 4 H यहां पे हम लोगों को जोड़ना पड़ा है। तो जब आप निकेल कैटलिस्ट लेते हो तभी उसको सेवेटियर सेंडरसन रिएक्शन कहते हैं। बाद बाकी यहां पे किसी को हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। आसानी से इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को। या फिर देखिए, आपको अगर मन हुआ तो बिल्कुल ले सकते हो और भी प्लेटिनम और प्लेटिनम भी, लेकिन वहां पे रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि बच्चों, यहां पे मेरे को दिया हुआ है प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन दिया हुआ है। इसका अगर हम लोग H2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो अगर आप H2 के साथ रिएक्शन करवाते हो और अगर आप रखते हो यहां पे प्लेटिनम या फिर रखते हो प्लेटिनम, तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। आप ये मत सोचिएगा कि सर जी यहां पे 0 भुला गए हैं,
250 लिखना चाह रहे होंगे, भुला गए। मैंने भुलाया नहीं है, यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर ही लिखा है। तो प्लेटिनम रिक्वायर यहां पे मतलब रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है रिएक्शन। एक एच यहां जोड़ो, एक एच यहां जोड़ो, आप एक एक एच का एडिशन कर दीजिए, जिसके कारण आप देखेंगे तो प्रोपीन से आपको फॉर्मेशन कर देगा प्रोपेन। और यहां पे होता है सीन एडिशन। सीन एडिशन आप लोग करते हो, एक एक एच को सेम साइड से आप लोग जोड़ देना है। अब यहां पे जैसे कि मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कहीं पे CH3 एंड CH3 डबल बॉन्ड के साथ CH2। बच्चों अगर आप H2 के साथ रिएक्शन करवाते हो और अगर आप यहां पे रख लेते हो रेने निकेल, तो जानते हो अगर आप निकेल रखते हो तो निकेल रिक्वायर हायर टेम्परेचर, लेकिन अगर आप रेने निकेल रखते हो तो रेने साहब ने इस प्रकार का कैटलिस्ट यहां पे बनाया है निकेल को कि ये रूम टेम्परेचर पे ही अब रिएक्शन करता है। तो रेने निकेल अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होगा, लेकिन सिर्फ रहेगा निकेल लिखा हुआ तब वहां पे हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। यहां पे रेने निकेल लिख दे, चाहे आपको PTO2 लिख दे यानी कि एडम्स कैटलिस्ट लिख दे, यहां पे रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएंगे। 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो 1 H एटम यहां, 1 H एटम यहां, एक एक H एटम उसी 2 कार्बन पे ऐड करना है जहां पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे। आप देखोगे यहां पे एक H को जोड़ दिया तो CH हो गया, और यहां CH2 के साथ एक H को जोड़ दिया, ये भी यहां पे क्या हो गया CH3। आप देख सकते हो इसको हम लोग कहते हैं, यहां पे इसका जो नाम होता है इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटीन या 2 मिथाइल प्रोपीन, और इसको कहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसका नाम होता है यहां पे आइसोब्यूटेन। तो बड़े ही एकदम शालीनता के साथ बड़े ही आराम से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ, अगर पूछेगा कि यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट क्या करता है अपने सरफेस पे जो आपने लिया है यहाँ पे निकेल, प्लेटिनम या फिर रेने निकेल या PTO2, वो क्या करता है बच्चों अपने सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन जो गैस हमने लिया है, हाइड्रोजन गैस जो लिया है, H2 मॉलिक्यूल जो लिया है, उसको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करता है। क्या करता है बच्चों, अपने सरफेस पे H2 गैस को एडजॉर्ब करता है, और इस बॉन्ड को जो HH के बीच में बॉन्ड है उस H और H के बीच के बॉन्ड को एक्टिवेट करता है, इसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करके जाकर के ऐड करने में हेल्प करता है। ये कैटलिस्ट है। आप देखोगे एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को एनसीईआरटी, वहां पे लिखा होगा ये जो कैटलिस्ट आप लोग लेते हैं अपने सरफेस पे H2 गैस के मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करके उस HH बॉन्ड को एक्टिवेट करता है एडिशन के लिए, ठीक है ना, फर्दर रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करता है। बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हो। या फिर आप देखें कोई भी आप लोगों को इस प्रकार से दिया हुआ है रिएक्शन, जो भी आपको ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये दिया हुआ है 2 ब्यूटेन। सबसे पहले घबराना नहीं है। अब H2 गैस के साथ रिएक्शन आपको ऐसे भी लिख सकता है, हो सकता है टेम्परेचर आपको मेंशन ना रहे, हीट वगैरह नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो घबराना नहीं है, जो दिया हुआ है उसी के मुताबिक बना देना है क्वेश्चन को। एक H यहां जोड़ना है, एक H यहां जोड़ना है, एक एक H का बस एडिशन कर देना है। आप इसके केस में सिंपल सा काम कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 के साथ CH3, बात खत्म। इस तरीके से कहेंगे 2 ब्यूटेन से कन्वर्ट हो गया ब्यूटेन। या फिर मेरे को ऐसा दिया हुआ है कहीं पे कि CH3 है, CH2 है, CH के साथ डबल बॉन्ड CH2 है, और H2 गैस के साथ रिएक्शन करवा दिया। यहां पे इस तरीके से निकेल प्लेटिनम या रेने निकेल या PTO2 देगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां से दिया होगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि प्रोपाइन। जब भी आपको एल्काइन दिया होगा यहां पे आपको 2 H2 मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करना है, और ऊपर वाले जो कैटलिस्ट आपने लिया है वो सब में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो जो भी हमने लिखा था। तो यहां पे एक पाई बॉन्ड है तो एक H2 मॉलिक्यूल हम लोग यूज करते हैं, एक H यहां एक H यहां ऐड कर देते हैं, यानी कि आप इसके केस में फिर से देखोगे फॉर्मेशन करता है नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन एटम यहां जोड़ोगे और 2 हाइड्रोजन एटम यहां जोड़ोगे, यानी कि 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करके 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हो। क्या बोलते हो? देखो ऐसा हम लोग बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। ये आपने सीखा कि किस प्रकार से हाइड्रोजनेशन करके हम लोग एल्केन को बना सकते हैं। लेकिन यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन आखिरकार हम लोग कैसे निकालते हैं, सुनिएगा। तो बच्चों अगर आपको पूछा जाता है कभी भी रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग अलग है,
अगर आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग अलग दिया हुआ है तब तो कहोगे कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यानी एल्काइन का ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्काइन का ज्यादा होता है एल्कीन से, क्योंकि एल्काइन का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, किसी प्रकार का कोई रिपल्सन वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया, यानी मान लो सारे के सारे एल्काइन हो गया या सारे के सारे एल्कीन हो गया, तो अमोंग द एल्कीन या अमोंग द एल्काइन रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का। यानी कि यहां पे हम लोग कहेंगे अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबका सेम है तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है यहां पे स्टेबिलिटी का। कब? जब सभी के सभी एल्कीन है या सभी के सभी एल्काइन है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जब सेम होगा तब, ठीक है ना। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देता हूं यहां पे, वो इस तरीके से यहां पे एक दिया हुआ है इथेन, बहुत सुंदर। उसके बाद यहां पे जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं एक प्रोपेन, और इसके साथ यहां पे एक ऐसा दिया हुआ है आइसोब्यूटेन, यानी कि ये दिया हुआ है आप लोगों को 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है कुछ इस तरीके का जिसको कि हम लोग यहां पे कहते हैं 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, ऐसा दिया हुआ है। और नेक्स्ट एक ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन। बच्चों अब यहां से आप देखो, अगर मेरे को निकालने के लिए कहता है कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर पूछा जाए ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, क्या आप बता नहीं सकते हो? आपको यहां से पता होगा, आपको हाइपर कंजुगेशन में हमने पढ़ाया था कि एल्कीन का जो होता है स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिस एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। आप देखोगे फर्स्ट वाले में अल्फा एच का संख्या 0 है, सेकेंड वाले में अल्फा एच का संख्या 3 है, थर्ड वाले में अल्फा एच का संख्या 6 है, 4 में अल्फा एच का संख्या 9 है, बिल्कुल। और इसमें देखोगे तो अल्फा एच का संख्या टोटल यहां पे 12 है। इस तरीके से 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 ऐसा हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 5 और सबसे कम स्टेबल कौन हो गया? अरे बोलो ना 1। सबसे कम स्टेबल 1, यानी कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरीके से इसका हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन बड़े आराम से। देखो तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? अरे बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं आपको नेक्स्ट चलता हूं यहां पे लेकर के एग्जांपल। जैसे कि ये दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट ऐसा दिया हुआ है एक जेमिनल एल्केन मतलब आइसोब्यूटेन, और एक मेरे को ऐसा दिया हुआ है जिसको कि हम सभी मिलके कहेंगे सिस 2 ब्यूटेन। ये सिस 2 ब्यूटेन है। उसके बाद आपको ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि CH3 और H है, और H और CH3 है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस 2 ब्यूटेन। तो ये आइसोब्यूटेन सेकंड वाला जो हो गया इसके केस में वो सिस 2 ब्यूटेन, उसके बाद ट्रांस 2 ब्यूटेन। बच्चों आपको पता है, पढ़ा चुका हूं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में आप लोगों को हमने बताया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? जेमिनल। फिर कौन होता है? ट्रांस। सबसे कम स्टेबल कौन होता है? सिस। सबसे कम स्टेबल होता है सिस। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि ईज ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा होगा 2 का, बिल्कुल, क्योंकि सबसे कम स्टेबल यही है। उसके बाद किसका होगा? 3 का, ट्रांस वाले का। और सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे 1 है। तो आप कहोगे ईज ऑफ हाइड्रोजिनेशन या रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, अगर वहां पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम दिया हुआ है तो। इसके आधार पे हम लोगों ने देखा सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे 1 है, फिर 3 है, सबसे कम स्टेबल 2 है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें कि एक दिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन, एक दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन, एक दिया हुआ है साइक्लोब्यूटेन, और एक दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन। और अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे कि रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तब यहां पे क्या देखना पड़ेगा? बोलो बोलो, स्टेबिलिटी। बच्चों यहां पे आप लोग जानते हो कि जब भी आपको 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर रिंग दिया होता है, यहां देखा जाता है स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ
एंगल स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहां पे 3 मेंबर रिंग है। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन है कितना 60 डिग्री। तो यहां पे 60 का डिफरेंस है, होना चाहिए 120, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अबाउट हाइब्रिडेशन sp2 होता है। sp2 है तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120, लेकिन है कितना, ट्रायंगल है 60 है। यहां पे 90 है, होना चाहिए 120। यहां पे 108 है, होना चाहिए 120। यहां पे 120 होता भी है, रिक्वायर्ड भी है, जिसके कारण सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग और सबसे कम स्टेबल होता है ये 3 मेंबर रिंग। इसलिए हो जाएगा 4 3 2 1। इस तरीके से निकाल सकते हैं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बहुत ही आराम से। ठीक है, हाँ, ये तो सारे के सारे हमने आपको दे दिया जब एल्कीन था तब। या फिर देखिए ऐसा क्वेश्चन कहीं पे मैं आपको देता हूं जिसमें कि ये दिया हुआ है ऐसा, जिसमें कि यहां पे ये डबल बॉन्ड दिया, फिर इसके केस में यहां पे 2 मिथाइल दिया। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसी प्रकार से यहां पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहां पे ये 2 मिथाइल दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे डबल बॉन्ड दिया और इसमें CH3 तो दिया ही। बच्चों सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है, सेम। अब यहां पे देखना पड़ेगा अल्फा एच कितना है, तो इसके अबाउट अल्फा एच कितना है, 3 यहां 6, 2 यहां 8, 2 यहां 10। इसमें 10 अल्फा एच है। इसमें अल्फा एच का संख्या कितना है बच्चों, इसमें अल्फा एच का संख्या देखोगे तो 3 ऊपर, इधर 2 5 1 6, ये हो गया। इसमें अल्फा एच का संख्या कितना है, मात्र 4। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट 2 यहां मात्र 4 हो गया। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल 1 है और सबसे कम स्टेबल 3rd है। यानी कि इसके केस में अगर मेरे से पूछा जाता है कि रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर यहां पे क्या होगा, मेरे को कहना पड़ेगा 3 2 1। यस। अब देखिए एक क्वेश्चन का आंसर आपके मॉड्यूल में शायद गलत दिया होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है आपने सही भी होगा, करेक्शन किया हुआ अगर मिला होगा आपको तो सही भी हो सकता है, लेकिन देख लीजिए। एक दिया हुआ है 1 ब्यूटेन, उसके बाद एक दिया हुआ है सिस 2 ब्यूटेन। ओके, और नेक्स्ट यहां से जो हम लोगों को दिया हुआ है बच्चों वो ऐसा दिया हुआ है, फिर से एक ट्रांस 2 ब्यूटेन। अब इस तीनों में हम लोगों से पूछा जाता है, इस तीनों में कि रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम लोगों ने देख लिया, सब में एक एक है। अंतर क्या है, स्टेबिलिटी का। और स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच, क्योंकि यहां रेजोनेंस है नहीं, एरोमेटिसिटी है नहीं, तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा एच। इसमें अल्फा एच का संख्या कितना है, सिर्फ 2 है, इसमें सिर्फ 2 है। इसमें अल्फा एच का संख्या कितना है बच्चों, 6 है, 3 3 6। और इसमें अल्फा एच का संख्या कितना है, 6। बिल्कुल दोनों में 6 6 है। तब यहां से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सबसे कम स्टेबल हो गया फर्स्ट, क्योंकि अल्फा एच का संख्या वहां पे सबसे कम है। तब सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहां पे 1 का होगा, जबकि आपके मॉड्यूल में जो दिया हुआ है वो 2 का ज्यादा दिया है, जो कि गलत दिया है। 1 का ज्यादा होगा, जो 1 ब्यूटीन है उसमें नंबर ऑफ अल्फा एच कम है। उसके बाद यहां पे सिस ट्यूबिटिन और ट्रांस ट्यूबिटिन दोनों में 6 6 अल्फा एच है। तब यहां पे देखते हैं सिस फॉर्म है, रिपल्सन ज्यादा होता है सिस फॉर्म में, वो कम स्टेबल होता है। ट्रांस में रिपल्सन नहीं होता है, दूर दूर होता है मिथाइल, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए यहां पे कहेंगे कि 1 के बाद 2 और सबसे कम हो जाएगा 3। तो 1 2 3 इस तरीके से हम लोग यहां पे निकाल सकते हैं रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा, इतना कॉन्सेप्ट अगर आप रखते हो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग अलग है, मतलब एल्काइन का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा एल्कीन से, और अगर सारे के सारे एल्कीन है या सारे के सारे एल्काइन है तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। इतना याद रखोगे सारे क्वेश्चन बनेंगे, पूरी तरह से गारंटी है, बना के आप देख लेना। बस जो बता रहा हूं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन या कोई भी हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है बच्चों। सबसे पहली बात तो मैं यहां पे बता देना चाहता हूं, नोट में यहां पे लिख ही देता हूं कि रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन इज ग्रेटर देन एल्कीन।
ये तो सबसे पहले याद रखेंगे, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन इज ग्रेटर देन एल्कीन ड्यू टू इट्स लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसा होता है। तो लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण जब H2 गैस यहां पे पहुंचता है तो किसी प्रकार का रिपल्सन नहीं मिलता है, लेकिन यहां पे कुछ मिलता है, रेसिस्टेंस मिलता है। तो आप इसके केस में ध्यान रखोगे एल्काइन का ज्यादा होगा रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इसलिए अगर इसमें से आपको ऑर्डर पूछा जाए तो कहोगे 1 और 2 एल्काइन है, तो 1 और 2 जब एल्काइन है तो उस दोनों का ज्यादा होगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर टू एल्कीन, यानी कि थर्ड। अब इस दोनों में क्या देखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में 2-2 पाई बॉन्ड है, दोनों एल्काइन है, तब उस दोनों में देखा जाता है अब स्टेबिलिटी। क्या देखा जाता है बच्चों, स्टेबिलिटी। तो यहां पे देखते हैं कि अल्फा एच एक भी नहीं है, यहां पे अल्फा एच का संख्या 3 है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। ये एल्काइन इससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि अल्फा एच का संख्या 3 है, ये ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से, इसलिए सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, उसके बाद होगा सेकंड का, और सबसे कम होगा थर्ड का। इस तरीके से आप लोग हाइड्रोजनेशन पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा बड़े आराम से आप लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में बना सकते हो। हाइड्रोजनेशन में इतना आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन आपको सबके सब बन जाएगा एल्केन की प्रिपरेशन का, ठीक है। हाँ, अभी तो और कुछ बताया नहीं है, एल्केन का प्रिपरेशन का बता रहा हूं, उसके बाद सुनिए ध्यान से, बिल्कुल। अब यहां से आते हैं सेकेंड मेथड, एक मेथड तो हो गया, अब देखते हैं बाय डीकार्बोक्सिलेशन। ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार है। बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। और इससे क्वेश्चन नीट में 2021 में आया था। जानते हो यहां पे टर्म इस्तेमाल हम लोग करेंगे, वो टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे, वो टर्म इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहां पे सोडा लाइम। और वो सोडा लाइम क्या होता है जानते हो क्या आप लोग, कमेंट करो तो, जानते हो तो। सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को कहते हैं। यही पूछा था नीट 2021 में, आप देखोगे पूछा हुआ है कि सोडा लाइम में NaOH के साथ और क्या होता है, बस इतना ही पूछा था। CaO ऑप्शन में था, Ca2O था, CuO था, Cu2O था, तरह तरह का ऑप्शन था, लेकिन NaOH के साथ यहाँ पे CaO होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है। डीकार्बोक्सिलेशन करवाने के लिए आपको लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ले लिया हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या करना है ना, सोडा लाइम के साथ यानी NaOH प्लस CaO के मिक्सचर के साथ हीट करना है। अब मैं आपको बता देता हूं इसका मैकेनिज्म। जैसे आप किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म सीख लेते हो ना, उस क्वेश्चन को आप फोड़ के रख देते हो तुरंत। तो देखिए क्या करना है, इसमें बड़ा ही सिंपल सा काम आप लोगों को करना है। क्या करना है, सिंपल सा काम, वो ऐसा करना है कि RC≡ONA ऐसा है, इसका रिएक्शन करवाना है NaOH के साथ। और आप जानते हो, आप लोग पढ़े लिखे हो कि NaOH एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है बच्चों, NaOH में OH माइनस है, तो OH माइनस काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, और ये सबसे पहले यहां पे क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि 5 बॉन्ड यहां बनेगा नहीं। तो 5 बॉन्ड जब बनेगा नहीं, तो जैसे OH माइनस यहां पे ऐड होने के लिए आता है, एक पाई बॉन्ड ओपन होकर के ऊपर चला जाता है, वही बनाता है O माइनस, और O माइनस के ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है Na प्लस, तो यही बना देता है RCO माइनस, और यहां पे Na प्लस, और नीचे से जाकर ऐड क्या हो गया, OH, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, ONA। वहां पे पहले से आयनिक बॉन्ड है ही। यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किया है। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किया है, इसलिए इसका जो नाम हम लोग पहले स्टेप में कहते हैं, ये जो रिएक्शन हुआ है इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बिल्कुल पहले स्टेप में यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बताऊं क्या, दूसरे स्टेप में जो भी R के जगह पे रहेगा, R के जगह पे हो सकता है मिथाइल, हो सकता है इथाइल, हो सकता है साइक्लोप्रोपाइल हो सकता है, या फिनाइल हो सकता है, या फिर यहाँ पे प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल हो सकता है, कोई भी R की जगह पे हो सकता है। आपको क्या करना है, इसको निकालना है, ठीक है, इसको यहां से लॉस करना है इसका इलिमिनेशन। तो इलिमिनेशन हम लोग यहां से करेंगे कैसे, यही 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा तो यहां पे हो जाएगा डिफिशियंसी।
कार्बन के ऊपर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो ये बन जाएगा R-। तो यहां जब डिफिशिएंसी होती है ना तो ऊपर से जो एक O- है वही अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो O और C के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये R- यहां पे जैसे ही निकला हुआ तो यही R- के साथ कौन चला जाएगा, यहां से जो Na+ बचा हुआ है वो Na+ चला जाता है, और साथ में आप देखोगे ये ऊपर से O- इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, तो ये फॉर्मेशन कर दिया C डबल बॉन्ड O, और यहां पे एक नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है O के साथ H, और फिर ये जो ONA है वो तो अटैच्ड है ही पहले से, इसको आप लोग रहने दीजिए O- Na+। अरे रे सुनो, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्या होता है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्या बोला, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होता है। तो यहां पे हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन, और यही R- पिक कर लेता है H+ को, किसको, H+ को। यहां से H+ निकलता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, जिसके कारण आप देखोगे यहां पे जो फॉर्मेशन कर दिया वो क्या फॉर्मेशन कर दिया, RH क्या हो गया, यही RH हो गया एक्चुअल में एल्केन। बच्चों R की जगह पर अगर मिथाइल होता तो बन जाता मीथेन, इथाइल होता तो बन जाता इथेन, और साथ में बचा क्या, साथ में बच गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O- के साथ चला आवेगा Na+, कौन सा, ये वाला R- H+ पिक कर लिया, Na+ यहां चला गया, और एक ONA पहले से था ही। आप देखोगे यहां पे फॉर्मेशन किसका हो गया, Na2CO3, किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, Na2CO3 का। आप देख सकते हो यहां पे फॉर्मेशन बिल्कुल हो चुका है। आप एक लाइन में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब मैं सिखाता हूं एक लाइन में क्वेश्चन कैसे बनाएं। देखो, जो भी यहां पे R के जगह पे होगा उसको आप तोड़ दोगे, ये बॉन्ड टूट करके निकलेगा, और यही बना दोगे R-, और वही R- NaOH में से H+ को निकाल लेगा, और जैसे निकाल लेगा तो यहां पे फॉर्मेशन कर देगा बच्चों एल्केन। बस एल्केन का फॉर्मेशन कर देना। R के जगह पे कुछ भी है वो तोड़ करके निकालो, नेगेटिव चार्ज बनेगा, और वही H+ को पिक कर लेगा, बन जाएगा एल्केन। अब बाद बाकी यहां पे क्या बचा, NaCO2। अब NaCO2 में जाकर के जोड़ दोगे NaO को, क्योंकि H+ यहां चला गया है, तो यहां से निकला NaO और यहां से निकला NaCO2, तो बन गया Na2CO3। तो यहां पे हम लोग इसके केस में बाहर कर देते हैं, वो बाहर हो जाता है Na2CO3। बात खत्म, कितने आसानी से। तो पहला स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, दूसरे स्टेप में R- का इलिमिनेशन हुआ। तो ओवरऑल हम लोग इसमें कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलिमिनेशन होता है, और यहां पे बनता है कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट। अब ये कार्बे एनाइन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होता है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना ही ज्यादा होता है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं, जैसे कि सबसे पहले R के जगह पे मैं आपको मिथाइल देकर के सिखाने की कोशिश करता हूं, C डबल बॉन्ड OONA, ऐसा आपको लिखा हुआ रहेगा। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम इथानोएट। इसको क्या करना है, सोडा लाइम के साथ हीट करना है, NaOH प्लस CaO के मिक्सचर के साथ हीट करना है। तो क्या करेंगे, यहां पे R के जगह पे जो मिथाइल है, C डबल बॉन्ड O के साथ R के साथ जो भी R के जगह पे जो भी अटैच्ड है वही निकलता है इलेक्ट्रॉन लेकर के। यहां क्या बनेगा, CH3-, वही CH3- यहां से H+ को पिक कर लेगा, तो बन जाएगा क्या, मीथेन। जितने कार्बन का बच्चों यहां पे होगा ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने कार्बन का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उससे एक कम कार्बन का एल्केन बनेगा, एक कार्बन घट जाएगा, क्योंकि ये चला जाएगा Na2CO3 के बनाने में, ये Na2CO3 बाहर हो जाता है। बाद बाकी CaO का डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, वो सपोर्टिव कैटलिस्ट के रूप में रहता है। बाद बाकी यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन में आपको CaO पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। या फिर आप देखें ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है, जैसे कि CH3 CH2 COONA, इसको क्या कहेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो 2 कार्बन का था एसीटेट का है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सोडियम प्रोपानोएट, बिल्कुल सोडियम प्रोपानोएट। और इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO के मिक्सचर के साथ
हीट कर देते हैं। तो जैसे हीट करोगे तो क्या होगा बच्चों, जो भी आप डिकार्बोक्सिलेशन करोगे इस क्वेश्चन में, COONA के साथ जो भी अटैच्ड है वही कार्बन एनाइन बन के बाहर होता है, CH2 माइनस यहां बनेगा। तो CH3 CH2 माइनस, वही CH2 माइनस, वही CH2 माइनस जो आपने देखा मैकेनिज्म में, R माइनस की जगह पे क्या होगा, CH2 माइनस, यहां से H प्लस को पिक कर लेगा। तो जितने कार्बन का ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे एक कम कार्बन का बनेगा, तो यहां पे बन जाएगा इथेन, और ऊपर में जो फॉर्मेशन किया मीथेन, एक कार्बन घट गया और बाहर हो गया इसके केस में Na2CO3। तो बातों को सीखिए, एक एक रिएक्शन को सीखिए किस तरीके से बनाया जाता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक और देता हूं क्वेश्चन, CH3 CH2 एंड CH2 दिया हुआ है और फिर COONA ऐसा दिया हुआ है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं सोडियम ब्यूटानोएट। और इस सोडियम ब्यूटानोएट को अगर क्वेश्चन में लिखा लैंग्वेज में या फिर डायरेक्ट NaOH प्लस CaO के मिक्सचर के साथ हीट करते हैं, या तो लैंग्वेज में यहां पे लिख दिया हुआ रहेगा बच्चों सोडा लाइम, तो सोडा लाइम समझ जाओगे NaOH प्लस CaO का मिक्सचर है, और जहां कहीं भी सॉल्ट ऑफ कार्बनिक एसिड दिया हुआ है तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा। यानी कि जिस कार्बन से ये COONA अटैच्ड है उसी पे आपको बनाना है कार्बन एनायन। बिल्कुल यहां पे नेगेटिव चार्ज, जिस कार्बन से CONA अटैच्ड है वहीं पे नेगेटिव चार्ज, वही H प्लस को पिक कर लेगा। तो जितने कार्बन का ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे एक कम कार्बन का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे एल्केन। उम्मीद करता हूं बातें तो आपको पकड़ में आ गई होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे समझ आ गया ना अच्छे से, बिल्कुल एकदम क्लियर कट सब कुछ समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब रिएक्शन होते हैं और भारी है नहीं। एक बार मैकेनिज्म आप समझ लेते हो कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखिए यहां से आपसे यह भी पूछा जा सकता है रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाता है कभी क्वेश्चन ऐसा कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, तो करना क्या होगा, जिस कार्बन से ये लगा हुआ है सॉल्ट ऑफ कार्बनिक एसिड ये CONA, उसी कार्बन पे आपको बनाना है कार्बन एनायन इंटरमीडिएट। बिल्कुल, और वो कार्बन एनायन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन ज्यादा होगा। यानी कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इंटरमीडिएट। कौन सा इडियट, कार्बन एनायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और कार्बन एनायन को स्टेबलाइज कौन करता है बच्चों, कार्बन एनायन को स्टेबलाइज करता है एक्सेप्टर, यानी कि -I-M, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग कहेंगे -I-M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग कहेंगे +I+M। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिस कार्बन पे आपको सॉल्ट ऑफ कार्बनिक एसिड अटैच्ड है उसी कार्बन पे आपको बनाना है कार्बन एनायन। जैसे कि देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा देता हूं, बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है ऐसा, उसके बाद एक ऐसा दे रहा हूं CH3 CH2 के साथ COONA, बहुत सुंदर। उसके बाद CH3 CH एंड CH3 COONA। आप कहोगे क्या सर जी, मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा दीजिएगा लेवल हाई वाला क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन एनायन 1 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री और सबसे कम स्टेबल होता है 3 डिग्री। सिंपल सी बात है। आपको अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन विथ सोडा लाइम, ऐसा आपसे पूछे जाते हैं तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है। जहां से ये अटैच्ड है वहीं पे बनाना है नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट ऑफ कार्बनिक एसिड जहां अटैच्ड है वहीं पे नेगेटिव चार्ज आपको बना लेना है। आपने सीखा है मैकेनिज्म इसका, तो जहां पे आपको ये अटैच्ड है वहीं पे बना देना है कार्बन एनायन, बात खत्म। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, मिथाइल कार्बन एनायन, उसके बाद इथाइल कार्बन एनायन, क्योंकि यहां एक मिथाइल डोनर लगा हुआ है, ये एक मिथाइल +I शो कर रहा है, यहां पे 2 मिथाइल +I शो कर रहा है, यहां पे 3 मिथाइल +I शो कर रहा है। और जैसे जैसे +I का संख्या बढ़ता है तो कार्बन एनायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन एनायन होगा फर्स्ट वाले का। इसलिए रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन जो होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और सबसे कम किसका,
4 का। अरे हो तो गया बुआ, देखो ना बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सीख लिया 2 मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का बड़े ही आराम से। अब हम लोग तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं और वो होगा बाय कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस करना सिखाता हूं, उसका भी मैकेनिज्म आपको सिखा देता हूं। जैसे ही आप मैकेनिज्म सीख लोगे ना, क्वेश्चन दनादन तुरंत बन जाएगा। तो लिखोगे अब यहां पे थर्ड मेथड वो होगा बाय कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। बाय कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, या फिर इसको कहते हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये कैसे होता है बाय कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या इलेक्ट्रोलाइसिस? देखो क्या करेगा, यहां पे आपको एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा ऐसे ही, एक ही मॉलिक्यूल आपको लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आपको अपने मन से समझना है इस बातों को कि 2 मॉलिक्यूल का यहां पे इस्तेमाल होता है। तो 2 मॉलिक्यूल आपको लेना है, या तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड या तो पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड या पोटासियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड 2 मॉलिक्यूल लेना है। और यहां पे क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहां पे लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, लिखा हुआ मिलेगा। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, यहां पे जो फॉर्मेशन करता है इसके केस में, वो बनता है सिमेट्रिकल एल्केन। कैसा एल्केन बच्चों? सिमेट्रिकल एल्केन इज फॉर्म्ड। इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते हो, इस मेथड से आप मीथेन बना ही नहीं सकते हो। यहां पे सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? आप यहां पे मैकेनिज्म समझने पे पहले जोर दीजिएगा कि कैसे हम लोग इसका मैकेनिज्म करते हैं, किस प्रकार से यहां पे हम लोग कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं। अगर मैकेनिज्म आपने समझ लिया, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2RCOONA को आयोनाइज करना है। तो आयोनाइज करोगे तो क्या होगा बच्चों? RCO माइनस, और बाहर कर दो आप 2Na प्लस। यहां पे कैथोड और एनोड रॉड लगेगा, तो कैथोड और एनोड आप लोगों को लेना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो सबसे पहली बात हम लोग आप जानते हैं कि एट एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पे आपको लेना है 2RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे O है, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पहले से होता ही है, और एक लोन पेयर हम लोग किसका वाला लेंगे? एक लोन पेयर लेंगे इस निगेटिव चार्ज का, जो आपको O माइनस दिखाया हुआ है ना। तो 2 लोन पेयर अपना पहले से होता ही है, और एक लोन पेयर हमने ये जो दिखाया है वो इस निगेटिव चार्ज का है, इस निगेटिव चार्ज का लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर निगेटिव चार्ज अलग अलग नहीं है, एक ही है। यहां पे हम लोग इसका क्या करेंगे? यहां पे हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब आप लोग जानते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है बच्चों? 2 मॉलिक्यूल। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे। मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग देख रहे हो कि लॉस हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूल से लॉस नहीं हो रहा है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहां पे 2 2 4 2 6। तो प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दोगे तो क्या बचेगा? यहां पे 5 बच जाएगा, 2RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे बच जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, क्योंकि 6 है। अब प्रत्येक मॉलिक्यूल से एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्दर इसका क्या होता है बच्चों पता है? फर्दर होता है इसका अब होमोलाइसिस। अब होमोलाइसिस कैसे होगा? तो C डबल बॉन्ड O और R के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, उसी के बीच में होता है क्लीवेज, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आता है। बिल्कुल सीखोगे मैकेनिज्म। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आता है, तो एक C डबल बॉन्ड O पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, तो बन गया C डबल बॉन्ड O। तो 2 C डबल बॉन्ड O मिलकर के क्या बन गया? CO2। एक इलेक्ट्रॉन ये यहां आ गया, इस तरीके से यहां पे फॉर्मेशन कर दिया 2R रेडिकल, और बाहर क्या हो गया? 2CO2। इस तरीके से बाहर कर दिया एनोड पे। अब इसमें जो बचा इसके केस में R रेडिकल और फिर R रेडिकल, यही R रेडिकल एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है, और जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है तो यही फॉर्मेशन कर देता है RR, यानी कि इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं, जो फॉर्मेशन किया है वो फॉर्मेशन किया है सिमेट्रिकल
एल्केन। बच्चों आप खुद डिसाइड करो, अगर यहां मिथाइल होता, आर की जगह पे मिथाइल होता तो क्या बनता, मिथाइल मिथाइल आपस में जुड़ता तो बन जाता C2H6 यानी इथेन। ऐसा ही बनाते हैं ना। आपको क्या करना है, जो भी आर के जगह पे होगा COONA के साथ जो भी अटैच्ड है आर, उस आर को आपस में कपलिंग कर देंगे और कपलिंग करके फॉर्मेशन कर देंगे हम लोग एल्केन, और साथ में यहां पे बाहर कर देंगे इसके केस में CO2। तो आपको कोई पूछेगा इस रिएक्शन में जो एल्केन है, एल्केन और CO2 कहां बना है, तो आप कहोगे एल्केन और CO2 जो बनता है वो बनता है एट एनोड। बिल्कुल ये भी याद रखोगे, एनोड पे बनता है। और अगला रिएक्शन बताता हूं कैथोड पे कैसे होता है। तो जो भी आर के जगह पे रहेगा उसको आप कपलिंग कर दोगे, कंबाइंड कर दोगे, आर आर कपलिंग करके एल्केन बना दिया। ये एनोड पे CO2 निकला, और यहां पे साथ में जो निकलता है वो चूंकि सोडियम आपने लिया है तो निकलता है NaOH, और साथ में निकलता है H2 गैस। ये दोनों जो निकलता है वो निकलता है एट कैथोड, एट कैथोड। तो बड़े ही आराम से बच्चों आप देख सकते हो इसको। एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है दोबारा आप इसको देख सकते हो कि पहले आपको आयनाइज कर देना है O- Na+ में, फिर यहाँ पे 2 लोन पेयर होता ही है ऑक्सीजन के ऊपर, एक लोन पेयर आ गया इस नेगेटिव चार्ज वाला, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। एनोड पे ऑक्सीडेशन करोगे, प्रत्येक मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन है उससे एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करोगे, तो प्रत्येक से एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करोगे तो बच जाएगा 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। उसके बाद आपको होमोलाइसिस करना है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस C डबल बॉन्ड O और R के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उससे, एक इलेक्ट्रॉन आएगा O से, CO2 बन के बाहर, बच गया R रेडिकल। वही 2 मॉलिक्यूल R रेडिकल कपलिंग करके फॉर्मेशन कर देता है सिमेट्रिकल एल्केन। तो आप कहोगे कि एनोड पे यहां पे बनता है एल्केन और साथ में CO2, ये दोनों बनता है एनोड पे। लेकिन अब सीखते हैं कि कैथोड पे क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। मतलब यहां पे जो सोडियम निकला था वही सोडियम क्या करता है, सोडियम आयन एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रत्येक सोडियम आयन एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बदल जाता है यहां पे सोडियम मेटल में, और फिर इस सोडियम मेटल का वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है, बच्चों जानते हो कि सोडियम मेटल जो होता है ना वो वाटर के प्रति हाईली रिएक्टिव होता है। तो जब हाईली रिएक्टिव होता है तो यहां पे सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ये बाहर हो जाता है। या फिर आप NCERT में पढ़ोगे तो आपको कैथोड पे रिएक्शन ऐसे दिखाया होगा कि H2O के साथ रिएक्शन किया है, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये यहां से बाहर हो जाता है इसके केस में 2OH- और साथ में यहां पे बाहर हो जाता है 2H रेडिकल। तो यही H रेडिकल मिल करके बना देता है H2 गैस, और जो यहां पे बना है 2OH- वो 2 सोडियम के साथ मिलकर के बना देता है NaOH। NCERT में ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिखा सकते हो कि सोडियम आयन एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके पहले सोडियम मेटल में कन्वर्ट होता है, और फिर सोडियम मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो उसका हाइड्रोक्साइड और साथ में H2 गैस बाहर होता है। अब समझ गए ना। अरे कुछ नहीं, बहुत आसान है। जो भी R के जगह पे रहेगा तो 2 मॉलिक्यूल मान करके और उस 2 R को आपस में कपलिंग कर देना है। देखो देते हैं क्वेश्चन, बड़े आराम से बना सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन बड़े ही आराम से, बड़े ही सरलता से सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, और अक्सर ये टेस्ट में आते भी रहते हैं। जैसे कि मैं आपको सिखाऊं, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें कि ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में 2 मॉलिक्यूल लिखा हुआ रहेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि ये 2 मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। आपको यहां पे लिखा हुआ रहेगा वाटर, और लिखा हुआ रहेगा इसके केस में कि करना है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस की बातें कहा, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड का मतलब जिस कार्बन से ये COONA अटैच्ड है, COONA अटैच्ड है, वहां पे बना लेना है रेडिकल, यानी कि मिथाइल रेडिकल। R की जगह पे क्या है बच्चों, मिथाइल। तो R की जगह पे जब मिथाइल है, यहां पे बनाओगे 2 मॉलिक्यूल मिथाइल रेडिकल। वही मिथाइल रेडिकल आपस में कपलिंग करेगा तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, इथेन का। बात खत्म, इथेन बन गया। तो मिथाइल को जोड़ दो, और जो बच्चा यहां पे ये CO2 बाहर कर दो, और साथ में सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH बना देगा, और साथ में यहां पे क्या निकलता है, H2 गैस। यानी कि NaOH और H2 बाहर होगा। इसके केस में आप कहोगे
एट कैथोड। बिल्कुल, ये जो बाहर होते हैं बच्चों कैथोड पे, और ये एल्केन और CO2 जो होता है ये हम लोग कहते हैं कि होता है एट एनोड। बात करते हैं कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा देता हूं जिसमें कि दो मॉलिक्यूल, अगर मान लीजिए कि हमने ऐसा लिया, एक कार्बन और बढ़ा दिया, ये सोडियम प्रोपानोएट, सॉरी पोटासियम प्रोपानोएट, और इसको ऐसा लिखा, ऊपर में लिख दिया गया पहले वाटर, उसके बाद कहा कि इसको हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बोलिए क्या बनेगा? तो बड़े ही आराम से आप बना सकते हो कि जिस कार्बन से ये COOK अटैच्ड है वहां बनाना है रेडिकल, और उसको दो मॉलिक्यूल के लेकर के आपस में कपलिंग करेंगे। तो यहां पे रेडिकल बना करके और दो मॉलिक्यूल का कपलिंग कर दीजिए। तो बच्चों ये दो कार्बन का है तो दो दो मिलकर के 4 हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में CO2 निकलेगा, साथ में यहाँ पे KOH निकलेगा, और साथ में यहाँ पे H2 निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। बात खत्म। यानी कि ये ब्यूटेन बन गया ना। इसके केस में आपको जो फॉर्मेशन किया है वो ब्यूटेन, जो भी यहां पे रहता है COK के साथ अटैच्ड एल्काइल, अरे उसी को बस कपलिंग कर दो। अब बाद में कि CO2 बन के बाहर और पोटासियम रहे चाहे सोडियम रहे, वो बना देगा उसका हाइड्रोक्साइड। कितना आसान है रे बाबा। और साथ में H2 गैस तो हमेशा निकलेगा ही। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आप बड़े ही आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अब सुनिए एक यहां से और मैं आप लोगों को बताता हूं इसी में, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अक्सर बच्चे इसको पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि क्वेश्चन उससे भी पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसी कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में दो डिफरेंट अगर ले लेते हैं तब क्या होता है। अभी तक आपने जो सीखा कि कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल लेते थे और दो आइडेंटिकल एल्काइल का आपस में कपलिंग कर दिया। लेकिन अब सुनिए, अब यहां से आपको हेडिंग जो देना है इसी में, वो देना है क्रॉस्ड। ऐसा कैसा है? इसके केस में हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये क्रॉस कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, पहले समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे जैसे कि एक दे दिया आपको सोडियम एसीटेट, बिल्कुल सोडियम एसीटेट। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या करते थे, यही मॉलिक्यूल दो आइडेंटिकल लेते थे ना। लेकिन अब आइडेंटिकल नहीं रखना है, अब क्या करना है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपको लेना है। कोई बात नहीं सर जी, बड़े आराम से बना सकते हैं। और यहां पे भी लेना है क्या, वाटर। और इसका क्या करना है बच्चों, इसका करना है इसके केस में इलेक्ट्रोलाइसिस। बोलता हूं बार बार ना, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझो। मैकेनिज्म जिसको आता है तो किसी भी क्वेश्चन को फोड़ के रख देगा बड़े आराम से। सुनिए कैसे कर सकते हैं इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म करने के लिए ये इस बार दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो दोनों को अलग अलग पहले आयनाइज कर लीजिए, ठीक है। ये सोडियम एसीटेट है, इसको आयनाइज करिएगा तो CH3COO माइनस Na+, ऐसा होगा CH3CO माइनस, और साथ में यहां पे बाहर हो गया Na+, ऐसा। और ये अलग है, दोनों मॉलिक्यूल यहां पे डिफरेंट आपको दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ रही होगी। और यहां जो फॉर्मेशन करेगा CH3CH2 COO माइनस और Na+, ऐसा। अब क्या करते हैं, आते हैं एनोड पे, ठीक है ना। कहां पे, एनोड पे। और जैसा कि आपको मालूम है कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है उसको सीखते हैं। देखिए यहां पे मेरे को मालूम है कि इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऊपर वाले का दिया हुआ पहले से है, एक लोन पेयर यहां पे जो बना है नेगेटिव चार्ज उसका है, ठीक है। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन होता है यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, बिल्कुल यही काम तो करना है। उसके बाद इसी तरीके से CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे दिया हुआ है दो लोन पेयर अपने पहले से होता है उसको। आप जानते हो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है, हेलोजन पे 3 लोन पेयर होता है, जानते हो। यहां पे एक लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज का, 2 लोन पेयर होता है। फर्दर इसमें भी क्या करना है, ऑक्सीडेशन। अब जब ऑक्सीडेशन करना है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, तो प्रत्येक में से एक एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो 6 में से एक चला जाएगा, बच जाएगा 5, तो 5 दिखा देते हैं। फिर उसके बाद CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पे भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, एक का लॉस कर देते हैं, बच जाता है 5। उसके बाद आपको मालूम है बच्चों
इसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं, होमोलाइसिस। और यही गलती बच्चा करता है कि जब उसको टीचर अब मैकेनिज्म सिखाते हैं तो मैकेनिज्म में इंटरेस्ट लेता नहीं है, और जब अच्छा क्वेश्चन आता है तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सीखा ही नहीं। इसलिए ये सब जो सिखा रहा हूं ये बकवास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सुनिए, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आता है, बन गया CO2, और यहां से क्या बना, मिथाइल रेडिकल। तो बच्चों यहां पे एक बाहर हो गया मिथाइल रेडिकल और बाहर हो गया CO2, और यहां क्या बनेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया CO2 बाहर, एक बन गया CH2 रेडिकल। यानी कि इसके केस में हम लोग कहते हैं कि जो बाहर हो गया इसके केस में वो इथाइल रेडिकल और बाहर हो गया इसके केस में CO2। तो जानते हो, अरे जब दोनों का मिक्सचर के रूप में ये दिया हुआ है रिएक्शन, इसकी कोई कमी नहीं होती है। इस मिक्सचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, ये दोनों बहुत ज्यादा अमाउंट में जब दोनों प्रेजेंट है तो बहुत सारा मॉलिक्यूल बनता है मिथाइल रेडिकल, बहुत सारा मॉलिक्यूल बनता है इथाइल रेडिकल। तो जहां पे हम करा रहे हैं ये रिएक्शन को एक कंटेनर में, एक टेस्ट ट्यूब में जहां पे रिएक्शन को हम करा रहे हैं, वहां पे ये मिथाइल रेडिकल और इथाइल रेडिकल दोनों बहुत ज्यादा अमाउंट में बना हुआ है। जब दोनों बहुत ज्यादा अमाउंट में बना हुआ है तो क्या क्या हो सकती है संभावनाएं, क्या क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि मिथाइल का मिथाइल के साथ कपलिंग हो सकता है, तो मिथाइल का मिथाइल के साथ कपलिंग हो सकता है, तो एक यहां पे फॉर्मेशन कर सकता है जिसको कि हम लोग यहां पे कहते हैं इथेन, बिल्कुल। या फिर जब ये बहुत ज्यादा बना हुआ है, दोनों यहां पे खूब है इसमें भरा हुआ, तो मिथाइल मिथाइल के साथ कपलिंग करेगा तो फॉर्मेशन करेगा इथेन, और इथाइल का इथाइल के साथ कपलिंग हो सकता है तो दो दो कार्बन मिलकर के क्या बना देगा, 4। यानी कि इथाइल का इथाइल के साथ कपलिंग हो सकता है तो बन सकता है ब्यूटेन। और एक ऐसा भी हो सकता है जब दोनों बहुत ज्यादा अमाउंट में बना हुआ है तो मिथाइल का इथाइल के साथ कपलिंग हो जाए। एक बार हो सकता है मिथाइल का मिथाइल के साथ कपलिंग, इथेन बनेगा, एक बार इथाइल का इथाइल के साथ कपलिंग, ब्यूटेन बनेगा। लेकिन एक बार ऐसा भी तो हो सकता है जब दोनों बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां पे प्रेजेंट है एक ही साथ, तो मिथाइल इथाइल के साथ कपलिंग कर सकता है। तो जब मिथाइल इथाइल के साथ कपलिंग करेगा तो यहां पे फॉर्मेशन कर देगा इस तरीके से, इसको हम लोग यहां पे कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन और साथ में CO2 वगैरह तो आपने देखा है, वो बाहर हो चुका है, वो तो दिखा ही सकते हैं। यहाँ पे ये सब हम लोग दिखा देंगे कि CO2 बाहर हो गया, उसके बाद यहाँ पे सोडियम लिया है तो बाहर हो जाएगा, इसके केस में NaOH बाहर हो जाएगा, साथ में H2 गैस बाहर हो जाएगा। उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी बच्चों क्रॉस कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस की बातें करता है तो आप कहोगे यहां पे मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन, बिल्कुल मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन, मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन इज फॉर्म्ड। इस तरीके से बनेगा क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल की कोई कमी नहीं होती है। तो मॉलिक्यूल की जब कमी है नहीं तो मिथाइल मिथाइल के साथ कपलिंग कर सकता है, इथाइल इथाइल के साथ कपलिंग कर सकता है, या इथाइल मिथाइल के साथ कर सकता है। ये तो हो गया फुल मैकेनिज्म के साथ मैंने यहां पे समझाने का कोशिश किया है। लेकिन इसी तरीके का एक क्वेश्चन देता हूं कि बिना मैकेनिज्म का सर चुटकी बजाते एक नजर में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, वो मैं समझाता हूं। लेकिन जब भी आपको क्रॉस कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस दे, आप कहोगे कि मिक्सचर ऑफ 3 एल्केन इज फॉर्म। यहां पे 3 एल्केन का मिक्सचर बनेगा, ना 2 बनेगा ना 4 बनेगा, 3 का मिक्सचर बनेगा। तो क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है प्यारे बच्चों, जिसमें कि एक तो ऐसा ही रखा गया CH3COO के, दूसरा यहां पे ऐसा दिया जा रहा है जिसमें कि CH3CH2CH2COO के, यानी एक दिया हुआ है पोटासियम ब्यूटानोएट 1 2 3 4 कार्बन, एक दिया हुआ है पोटासियम प्रोपानोएट। ये दोनों मिक्सचर है। अब जब ये मिक्सचर ग्रुप में लेता है तो मॉलिक्यूल की कमी नहीं होती है, मॉलिक्यूल खूब है, बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको लिखा हुआ रहेगा वाटर, लिखा हुआ रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब यहां पे सेम मॉलिक्यूल होता, एक ही मॉलिक्यूल होता ज्यादा अमाउंट में, तो एक ही प्रकार का एल्केन बनता। लेकिन जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल दिया हुआ है लार्ज अमाउंट में, तो वहां पे मिक्सचर के रूप में बनेगा। कैसे, सुनिए, बिना मैकेनिज्म का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों आपने देखा है ये जो COK है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है वहीं पे आपने सीखा है मैकेनिज्म के द्वारा कि बनता है रेडिकल इंटरमीडिएट। जहां पे ये COK अटैच्ड होता है वहीं पे बनता है रेडिकल इंटरमीडिएट, और वही आपस में कपलिंग करता है। तो यहां पे बनेगा इथाइल रेडिकल। तो जब 2 इथाइल आपस में कपलिंग करेगा तो यहां पे इथाइल इथाइल का कपलिंग होगा
तो यहां पे जो फॉर्मेशन करेगा इसके केस में, इसमें हम लोग कहेंगे ब्यूटेन। ये ब्यूटेन बनेगा क्योंकि इसको आप देख सकते हो, इसका जो नाम है इसको यहां पे हम लोग कहते हैं पोटासियम प्रोपानोएट। तो एक कार्बन घट जाता है, बनता है रेडिकल, और वही दो मॉलिक्यूल आपस में कपलिंग करके डबल हो जाएगा। इसके केस में आप जानते हो कि ब्यूटानोएट है, पोटासियम ब्यूटानोएट है। तो जब यहां पे बनेगा रेडिकल 1 2 3 कार्बन का, वही आपस में कपलिंग करेगा। इसके केस में कहेंगे कि 3 और 3 कार्बन आपस में जब कपलिंग करेगा तो ये फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में हेक्सेन। ये फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में हेक्सेन। और एक और हो सकता है, ये प्रोपाइल प्रोपाइल कपलिंग किया तो हेक्सेन, इथाइल इथाइल किया तो ब्यूटेन। एक हो सकता है कि इथाइल का प्रोपाइल के साथ कपलिंग हो जाए, तो इथाइल का प्रोपाइल के साथ जब कपलिंग हो जाएगा तो CH3 CH2 एंड CH2 CH2 के साथ CH3, बात खत्म। यानी कि एक फॉर्मेशन किसका होगा, पेंटेन का। ये सब रिएक्शन को सीख के रखिए, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को सॉल्व करने में, और नहीं तो फिर दिक्कत होते ही रहेगा अगर नहीं सीखोगे सब मैकेनिज्म के साथ। तो अब बाद में कि आपको पता है CO2 बाहर हो जाता है और ये सब एल्केन एनोड पे, बाद में कि पोटासियम है तो KOH निकलता है और H2 गैस निकलता है, वो निकल जाता है कैथोड पे। उतना आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही देखते हैं। 3 हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का। एक तो हाइड्रोजनेशन देखा, एक हमने डिकार्बोक्सिलेशन देखा, और एक कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस देखा। अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करके किस तरीके से बनाते हैं एल्केन। वो हम लोगों का लास्ट क्लास पूरा हम लोग देख लेंगे किस तरीके से कहां पे एल्केन बनता है। तब तक आप यहां पे रिवीजन करिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। क्वेश्चन अगर मिलता है आप इसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जितना हो सके उतना ईमानदारी से अभी से ही आप खूब मन लगा करके पढ़ाई करिए। आपका रिजल्ट बहुत अच्छे रैंक से होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।